और आज का टॉपिक है बैलेंस एडवांटेज फंड्स के दो महारथियों का कंपैरिजन, एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड और आईसीआईसीआई प्रू बैलेंस एडवांटेज फंड। टैक्सेशन एटलीस्ट इन दोनों फंड्स का तो इक्विटी जैसा ही, फंड मैनेजर का जो स्किल है राइट इन टाइप के फंड्स में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसको राइट कॉल लेनी है ना, उसको राइट कॉल लेनी है कि 55 पे जाना है, 45 पे जाना है, 50 पे जाना है, 60 पे जाना है, 70 पे जाना है, कब जाना है। कितना इंटरेस्टिंग, कितनी लॉन्ग टर्म विजन और अप्रोच एक फंड मैनेजर की यहाँ पर दिख रही है कि भैया लंबा लेना है फंड को, तो मतलब स्टॉक लेना है तो लंबा ही लेना है। क्या है निष्कर्ष राइट, तो मेन समरी क्या है? समरी ये है कि हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज बात करेंगे नए टॉपिक की, नए एपिसोड की, हमारे म्यूचुअल फंड मंडे के सीजन 2 में। और आज का टॉपिक है बैलेंस एडवांटेज फंड्स के दो महारथियों का कंपैरिजन राइट। सो एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड और आईसीआईसीआई प्रू बैलेंस एडवांटेज फंड राइट, ये दो सबसे बड़े बैलेंस एडवांटेज फंड हैं और बहुत पुराने फंड्स भी हैं। जैसे एसबीआई का बैलेंस एडवांटेज फंड भी हमने कंसिडर किया था, बट वो 4-5 साल पुराना 2021 में ही आई थिंक स्टार्ट हुआ था, तो उसका बहुत ज़्यादा हमें डेटा एक कंपैरिजन के लिए नहीं था। तो दीज आर द टू विच आर लाइक डिसेंटली गुड इनफ राइट। काफ़ी बड़े पुराने फंड्स हैं और बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी में हैं, और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न इन्हीं दो फंड्स में रहती है। तो डिटेल में बात करेंगे। फंडोमीटर से मोस्टली डेटा हमने लिया है, आपने हमारा टूल पता ही है आपको, वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव टूल है म्यूचुअल फंड्स का। तो होता क्या है पहले तो बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी, किसी को कन्फ्यूज़न अगर है उस चीज़ में तो वो थोड़ा सा समझा लेता हूँ कि बैलेंस एडवांटेज का थॉट प्रोसेस जो बेसिकली ये है कि आप इस कैटेगरी में डायनामिकली इन्वेस्टमेंट मैनेज कर सकते हैं। मतलब आप इक्विटी को 0% भी कर सकते हैं और 100% इक्विटी भी कर सकते हैं, डेट को 0 भी कर सकते हैं और 100% डेट भी कर सकते हैं राइट। तो डायनामिक एसेट एलोकेशन भी नाम दिया इसको, या फिर बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी भी नाम दिया। इस तरह का ये कैटेगरी है। तो यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है सेबी की तरफ से कि आपको इक्विटी एलोकेशन मिनिमम इतना रखना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप 0 भी इक्विटी एलोकेशन रखना है तो बिल्कुल अलाउड है इस फंड में। इसको प्योर डेट फंड भी बना सकते हैं और प्योर 100% इक्विटी भी बना सकते हैं। तो वो इसका मतलब तो फंड मैनेजर डिपेंडेंस और फंड मैनेजर का व्यू ऑन द मार्केट्स बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो उसी के ऊपर थोड़ा सा और चर्चा करेंगे, समझेंगे कैसे कैसे क्या होता है। थोड़ा डिटेल में रहेगा प्रेजेंटेशन, तो आप 1.5x पे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। फ्लेक्सिबल एलोकेशन होता है मार्केट में। अल्टीमेटली जो मेन एम फंड मैनेजर का क्या होता है कि भाई मार्केट के वैल्यूएशंस के हिसाब से इक्विटी एलोकेशन को मैनेज करें राइट। और इसमें इक्विटी और डेट ही मेजरली अलाउड है। तो गोल्ड वगैरह एलोकेशन बैलेंस एडवांटेज में नहीं होते, वो मल्टी एसेट फंड्स में होते हैं। तो यहाँ पर वो सब एलोकेशंस नहीं होते। मेजरली यही दो एलोकेशन होते हैं, इक्विटी और डेट करंटली। लेकिन अब जो लेटेस्ट सेबी का नोटिफिकेशन आया है उसमें आई एम अज्यूमिंग कि गोल्ड भी अब इसमें अलाउड हो जाएगा राइट। बट करंटली ऐसा नहीं है, अभी यही दो फंड्स में यही दो ऑप्शंस इनके पास हैं करंटली, और इसी में करते हैं वो। ठीक है, सो कोशिश क्या करते हैं बैलेंस एडवांटेज फंड्स कि हम अब टैक्सेशन का चक्कर हो जाता है कि अगर मान लो मैंने 65% से कम ले गया इक्विटी, तो भाई टैक्सेशन तो उसका इक्विटी टैक्सेशन नहीं मिलेगा ना उसको। तो इसीलिए ये फंड्स का क्या सिस्टम है कि ये क्या करते हैं कि भाई अगर इक्विटी को 65% से कम करना है तो रेस्ट जो है फिर वो आर्बिट्राज फंड्स लेते हैं ना, हम फ्यूचर्स एंड उस फ्यूचर्स में वो इन्वेस्टमेंट करके रख देते हैं। तो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज़ ले लेते हैं और हेज करके रख लेते हैं उसको, और वो इक्विटी एलोकेशन माना जाता है टैक्स पर्सपेक्टिव से। तो उसको 65% दिखा देते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो 65% नहीं होता, और उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से इक्विटी मैनेज करते हैं। तो टैक्सेशन एटलीस्ट इन दोनों फंड्स का तो इक्विटी जैसा ही है। ठीक है, तो वो चीज़ आप बिल्कुल क्लियर रखें। तो इसमें इवन दो दे गो बिलो 65% ऑफ इक्विटी, स्टिल टैक्सेशन इज लाइक इक्विटी। तो अब थोड़ा डिटेल में बात करते हैं इन दोनों फंड्स के बारे में। तो एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड बहुत बड़ा फंड है, तो 1 लाख करोड़ प्लस फंड हो गया है, 1,06,000 करोड़ का फंड है। पहले 2000 आई थिंक 21 तक आई थिंक प्रशांत सर यूज टू मैनेज इट, प्रशांत जैन मैनेज करते थे ये फंड को। 2017 से पहले ये इक्विटी हाइब्रिड फंड था, मतलब ये बैलेंस्ड फंड जो पहले बोला जाता था, इक्विटी हाइब्रिड मतलब एग्रेसिव हाइब्रिड फंड था। उसके बाद ये बैलेंस एडवांटेज फंड बन गया, और 2021-22 तक एज आई सेड कि प्रशांत जैन यूज टू मैनेज इट, एंड देन द न्यू फंड मैनेजर्स हुए श्रीनिवास रामामूर्ति एंड गोपाल अग्रवाल इज बेसिकली मैनेजिंग द इक्विटी, एंड अनिल बम्बोली इज मैनेजिंग। वो सिंस 2022 जो है फंड मैनेजर्स कंसिस्टेंटली वही हैं, 4 साल से ऑलमोस्ट। बहुत बड़ा फंड है। एक्सपेंस रेशियो भी अगर आप देखेंगे तो कैटेगरी एवरेज से काफ़ी कम है, 1.35% ही एक्सपेंस रेशियो है रेगुलर का, और 0.76 ही
डायरेक्ट का एक्सपेंस रेशियो है। तो काफ़ी एक कंफर्टेबल एक्सपेंस रेशियोज हैं अगर हम कंपैरिजन के हिसाब से बात करें। आईसीआईसीआई प्रू बैलेंस एडवांटेज फंड इज ऑल्सो वन ऑफ ए वेरी वेरी ओल्ड बैलेंस एडवांटेज फंड। काफ़ी टाइम से ये इसी थॉट प्रोसेस से ही काम कर रहा है। इसका भी 70,000 करोड़ प्लस एसेट अंडर मैनेजमेंट है। एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज़्यादा है एचडीएफसी से। अगेन एयूएम का डिफरेंस होता है, जैसे जैसे एयूएम बढ़ता है टिपिकली एक्सपेंस रेशियो गो डाउन। तो 1.43% एक्सपेंस रेशियो स्टिल मच बेटर देन अगर हम देखें फ्रॉम द कैटेगरी एवरेज परस्पेक्टिव। रजत चांडक जी और इहाब दलवाई जी मैनेजेस द इक्विटी एंड मनीष बांदिया जी मैनेजेस द डेट। एंड अगेन काफ़ी टाइम से दोनों फंड मैनेजर्स फंड मैनेज कर रहे हैं। तो फंड मैनेजर पर्सपेक्टिव से एक डिसेंट हमारे पास हिस्ट्री है 5-6 साल की, तो उसमें दोनों में वो कोई रिस्क नहीं है। अब ग्रोथ कैसे हुई है अगर हम लास्ट 1 साल की बात करें तो 1 साल पहले जो एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड था वो 94,000 करोड़ का था, अब 1,06,000 करोड़ का है। ठीक है, आईसीआईसीआई में ग्रोथ बेटर रही, 60,000 करोड़ से 70,000 करोड़ की ऑलमोस्ट ग्रोथ रही, राइट। तो ओवरऑल आईसीआईसीआई ग्रू बेटर, बट अगेन वो एक लेवल पे भी 1 लाख करोड़ के लेवल पे भी पहुंच गया है, तो वो भी एक साइज भी ऑल्सो मैटर्स, राइट। तो उसने भी ऑलमोस्ट 10,000 प्लस 12,000 करोड़ मैनेज ऐड किए हैं, इसने भी उतने ही मैनेज ऐड किए हैं, बट बेस इफेक्ट का गेम है। अब जो है मेजरली एलोकेशन की बात करते हैं कि करंटली कैसे ये चेंज करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि इक्विटी 0 भी कर सकते हैं और 100 भी कर सकते हैं, तो ये क्या कर रहे हैं। तो थोड़ा लास्ट 3 साल का डेटा देखते हैं। ठीक है, सो डोमेस्टिक अगर हम इक्विटी की बात करें करंटली एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज के पास 67% प्योर इक्विटी है करंटली। ठीक है, अगर हम आज की बात करें तो। ठीक है, आईसीआईसीआई के पास करंटली 55% इक्विटी है। ठीक है, डायरेक्ट स्टॉक्स जो बाई किए 55% बाय कर रखा है उसने, इसने 67%, तो ये तो मतलब 65% से ऊपर ही है, राइट। रेस्ट इसने 26% डेट लिया हुआ है। ठीक है, और इसने 19% डेट लिया हुआ है। और कैश जो है वो 4.4, इन्होंने 6.5, आरईआईटीज भी ले रखे हैं। तो आईसीआईसीआई ने 4.5% के आसपास आरईआईटी लिया हुआ है, इसने 1.5% के आसपास आरईआईटीज लिया हुआ है। आरईआईटीज अब इक्विटी की तरह ही माने जाते हैं एलोकेशन वाइज एज पर द न्यू डेफिनेशन बाय सेबी। तो आरईआईटीज जो है 4.46 एक्चुअली ये इक्विटी मतलब सेबी के हिसाब से इक्विटी है, राइट। तो बट हमने अलग सेपरेटली बताया कि ये 4.46 आरईआईटी लिया हुआ है। अब आप कहोगे यार ये तो 65% हो ही नहीं रहा ना, राइट। तो फिर इन्होंने क्या किया हुआ है, ये आर्बिट्राज लिए हुए हैं, राइट। 14.6% के आसपास के आर्बिट्राज लिए हुए हैं। तो 55 प्लस 14.66, तो इन्होंने ये किया हुआ है भाई 69% के आसपास हमने इक्विटी है टैक्सेशन पर्सपेक्टिव से, बट दीज आर ला हेज्ड आर्बिट्राज फंड्स टाइप आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज इन्वेस्ट किया हुआ है। तो ये अगेन टिपिकली डेट की तरह ही इन्वेस्टमेंट है, डेट इन्वेस्टमेंट ही मान के आप चलो मोटा मोटा अगर आप आर्बिट्राज फंड्स को देखोगे तो ये टिपिकली उतना ही 6-7% का रिटर्न देता है। तो प्योर इक्विटी 55 है अभी आईसीआईसीआई में, कम है, और इसकी 67% है प्योर इक्विटी। ठीक है, इसमें कोई आर्बिट्राज नहीं है। 1 साल पहले जनवरी 2025 में, ठीक है, मार्केट पीक कब हुई थी, अक्टूबर 2024, ठीक है, अक्टूबर 2024, और फिर दिसंबर 2024 में स्मॉल एंड मिड कैप भी एक बार फिर से रैली किया था, तो वो पीक था। जनवरी 2025 में इसका एलोकेशन 54.6%, 55% के आसपास इक्विटी एलोकेशन रखा था, तो इसने कम किया, राइट, कम था इसका, उसके बाद इसने बढ़ाया एक्चुअली, राइट, और ये 46% पे था। तो ही इंक्रीज फ्रॉम 46 इन 1 ईयर टू 55 इक्विटी, ही इंक्रीज फ्रॉम 54 टू 67। तो दोनों ने 10-10, 12-12% का एलोकेशन, मतलब इसने 9%, उसने 12% का एलोकेशन इक्विटी में बढ़ाया है लास्ट 1 साल में। ठीक है, तो दोनों आर मोर नाउ सेइंग कि नहीं इक्विटी अब मतलब वैल्यूएशन वाइज इनको अब बेटर लग रहा है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर, राइट। तो डेट उस टाइम 30 था, अब उस टाइम इनके पास भी क्योंकि 65 से कम हो गया था ना, तो इन्होंने भी 11% आर्बिट्राज लिया हुआ था, इसने 46 का 20% आर्बिट्राज लिया हुआ था, राइट। आरईआईटी जो है वो सिमिलर है, आरईआईटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया हुआ, एटलीस्ट एचडीएफसी ने तो नहीं किया। फिर हम 1 साल और पहले का जनवरी 2024, उस टाइम पे दोनों इक्विटी के लिए काफ़ी डिसेंटली एग्रेसिव थे। आईसीआईसीआई के पास भी 66% इक्विटी था उस टाइम। ठीक है, जनवरी 2024, राइट, तो उनको एक अट्रैक्टिव लग रहा था मार्केट, और ये 68% इक्विटी पे थे। तो आज के इक्विटी से भी ज़्यादा इक्विटी पे थे जनवरी 2024 में, और ये भी आज के इक्विटी से मच मोर, तो आईसीआईसीआई वर मच मोर एग्रेसिव। तो उस टाइम पे दोनों 65 से ऊपर थे, तो इन्होंने आर्बिट्राज नहीं लिया हुआ था, राइट। तो वो बाकी सब डेट में ही रखा हुआ था एलोकेशंस, राइट। तो आप समझ गए कैसा इन्होंने चेंज किया, राइट। इक्विटी एलोकेशन बेस्ड ऑन द मार्केट की वैल्यूएशन के हिसाब से इक्विटी एलोकेशन दोनों ने लास्ट 2 साल में चेंज करते हुए दिखे हैं हमें। ठीक है, और यही चीज़ उनको वो बेनिफिट दे के गई जाती है, मतलब तो कहीं सही अगर ये राइट होगा, हाँ ये कॉल अगर गलत हो गया
तो आपको उल्टा भी बहुत पड़ सकता है, ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है। तो ये सब इसलिए थोड़ा फंड मैनेजर स्पेसिफिक और फंड मैनेजर का जो स्किल है राइट इन टाइप के फंड्स में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसको राइट कॉल लेनी है ना, उसको राइट कॉल लेनी है कि 55 पे जाना है, 45 पे जाना है, 50 पे जाना है, 60 पे जाना है, 70 पे जाना है, कब जाना है राइट। समटाइम्स यू कैन बी वेरी रॉन्ग एज वेल एंड देन फिर आप एकदम से बीट मार्केट को नहीं कर पाएंगे और आपके अच्छे रिटर्न्स नहीं आएंगे। तो इफ़ यू आर रॉन्ग, मतलब एकदम उल्टे हो गया राइट, आपको लग रहा है कि यार इस टाइम पे डालना चाहिए क्योंकि उस टाइम पे मार्केट बहुत अच्छे लेवल पे था, अगर मान लो किसी फंड मैनेजर को लगे नहीं अभी तो और चलेगा, मोमेंटम में और जाएगा मार्केट ऊपर, तो मेरे को रखें, तो देन यू कैन गो रॉन्ग। नाउ हाइंडसाइड पे चीज़ें बहुत ईजी लगती है, आज हमें लग रहा है कि हाँ ठीक था, बट व्हेन यू एक्चुअली डू इट्स नॉट दैट ईजी। तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं दोनों फंड मैनेजर्स, ये चीज़ हमें समझनी है। ठीक है, अब हम थोड़ा और देख लेते हैं कि कैटेगरी एवरेज के साथ लार्ज मिड स्मॉल कैप एलोकेशन, ये तो मतलब आईसीआईसीआई के पास तो हार्डली कुछ स्मॉल मिड कैप एलोकेशन है, 5% ही सिर्फ मिड है और 2.5% ही स्मॉल कैप है। तो उनके पास तो मेजरली लार्ज कैप ओरिएंटेड ही पोर्टफोलियो है, 61% लार्ज कैप ही है करंटली राइट ओवरऑल। मतलब दिस इंक्लूड्स आई थिंक उनका आर्बिट्राज एज वेल, तो मतलब वो लार्ज कैप ओरिएंटेड है। ठीक है, सेम विद एचडीएफसी में मेजरली लार्ज कैप है बट दे स्टिल हैव सम एलोकेशन, गुड एलोकेशन इन स्मॉल एंड मिड कैप, 7% के आसपास, 9% के आसपास तो है थोड़ा बहुत एलोकेशन। और कैटेगरी एवरेज में मिड और स्मॉल कैप का एलोकेशन इन दोनों से ज़्यादा है, तो दोनों ने उस हिसाब से कम लिया हुआ एलोकेशन, बट मोर एग्रेसिव है एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड जो है। अगर हम रिस्क पे भी देखेंगे तो दे आर मोर एग्रेसिव, दे हैव मोर स्मॉल एंड मिड कैप एलोकेशन एज वेल एंड देन करंटली इक्विटी एलोकेशन इज ऑल्सो हायर राइट। और जब वो कम हुए थे तो भी हमने देखा था कि वो तब भी वो अच्छे खासे हाई थे। तो यही है कैटेगरी, अगर आप एवरेज देखेंगे तो मेजरली लार्ज कैप ओरिएंटेड ही है, मतलब 50 से 55% के आसपास लार्ज कैप एलोकेशन आउट ऑफ 100, और ऑब्वियसली 30-40-30% के आसपास तो डेट रखता ही है मोस्टली कैटेगरी में, तो 30% के आसपास प्लस डेट है और बाकी 55%, तो 15% के आसपास ही मिड और स्मॉल कैप एलोकेशन टोटल मिला के पूरी कैटेगरी में है। और ये कंसिस्टेंटली लास्ट 4-5 साल से ऐसा ही चल रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस लार्ज मिड स्मॉल पर्सपेक्टिव से ज़्यादा कुछ चेंज नहीं कर रहा है। कैटेगरी एवरेज मतलब इक्विटी एलोकेशन पर्सपेक्टिव से भी थोड़ा, जैसे 2021 में जुलाई में कम किया इन्होंने, फिर बढ़ाया, फिर देखो जैन 2024 में कम, फिर कम किया राइट, जनवरी 2025 में कम किया, फिर से थोड़ा सा बढ़ाई, आप देख रहे हैं ना। ओवरऑल इक्विटी एलोकेशन थोड़ा बढ़ रहा है। ये पूरी कैटेगरी एवरेज है, इसमें बहुत सारे फंड्स होंगे जो बहुत अच्छे भी नहीं होंगे। बेसिकली मैनेज, जैसे मैंने समझाया ना कि इक्विटी एलोकेशन कैसे, इक्विटी का टैक्सेशन कैसे मिल रहा है, तो यहाँ पर वो एग्जांपल भी समझाया हुआ है, आईसीआईसीआई प्रू से मैंने ये लिया है कि भाई सपोज 65% ग्रॉस इक्विटी एलोकेशन, 47% उनको चाहिए एलोकेशन राइट, रेस्ट उन्होंने डेरिवेटिव से ले लिया राइट। तो मैंने जैसे बोला आर्बिट्राज वाली जो अपॉर्चुनिटीज होती है, तो 17% वहाँ से ले लिया, तो 65% दिख गया, 47 + 17 तो 65 दिख गया, तो टैक्सेशन 65 वाला। ठीक है, जब वो 70 पे है तो उनको आर्बिट्राज लेने की जरूरत नहीं है, तो 0, 58 पे है तो मिनिमम 7 लेने की जरूरत है, तो इस तरह से वो टैक्सेशन इक्विटी का ही रखते हैं। तो वो चीज़ अलाउड भी है इनको, कई जगह पे ऐसे भी फंड्स हैं जहाँ पर ये अलाउड नहीं है ये करना, डेरिवेटिव पोजीशंस लेना कई कैटेगरीज में, हर जगह नहीं है ये, ऐसा नहीं है कि हर जगह कैटेगरी मतलब सब आप इक्विटी में भी फ्लेक्सी कैप में भी ऐसा ही करना शुरू कर दो, नहीं, वहाँ नहीं है ये सब अलाउड राइट। तो प्योर इक्विटी जो कैटेगरीज है उसमें नहीं, हाइब्रिड कैटेगरीज में ही कुछ, वो भी सब में नहीं, वो भी एग्रेसिव हाइब्रिड में नहीं है ये अलाउड। ठीक है, तो ये चीज़ भी समझनी है। तो आपको लगेगा कि यार सभी क्यों नहीं कर लेते राइट, तो सबको अलाउड नहीं है। तो इसीलिए वो कैटेगरी आइडेंटिफिकेशन एज अ फाइनेंशियल जब आप अपना प्लान बना रहे हैं तो वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने कहा एग्रेसिव हाइब्रिड ले लेता हूँ ना 65%, तो वो, लेकिन वो नहीं कर सकता, वो 65% से नीचे इक्विटी ले ही नहीं सकता क्योंकि उसको अलाउड ही नहीं है डेरिवेटिव पोजीशन लेना। तो अब आप ये भी बहुत देखो इंटरेस्टिंग है कि कैसे ये चेंजेस हुए हैं। देखिए अब ये 2010 से डेटा लिया हुआ है, देखो ये तो प्योर बैलेंस एडवांटेज फंड रहा है हमेशा से, तो उन्होंने बहुत अच्छे से वो डेटा दिया हुआ है। ठीक है, आप देखेंगे 2010 से, तो पहले मतलब मिनिमम ये 2015 में राइट, तो इन्होंने 30% 35% इक्विटी पे भी चले गए थे, जो प्योर इक्विटी की जो स्टॉक्स की बात हो रही है। ठीक है, जुलाई 2018 में अगेन 30% पे चले गए थे, और फिर जब कोविड आया था तो 74% इक्विटी कर लिया था। ठीक है, तो कितना ज़बरदस्त ग्रोथ, यहाँ बढ़ाया फिर कम किया, मार्च में फिर वापस बढ़ाया फिर कम किया, फिर कोविड में 74 ले गए, ऐसे ही जून 2016 में 77 ले गए। तो बेसिकली अगर आप इनका देखें व्यू, तो करंटली 54-55 पे हैं, 30 पे भी लेके गए थे मई 2024-25 में। ठीक है, और जब हमने जैन की बात की थी तो तब भी वो मतलब थोड़ा ज़्यादा थे,
ठीक है, तो इस तरह से देयर एलोकेशन हैज़ बीन चेंजिंग एज वेल, राइट। तो ये चीज़ें हमें समझनी है कि कैसे वो अपना एलोकेशंस जो हैं वहाँ पर चेंज कर रहे हैं। तो इक्विटी एक्सपोजर जो है वो कैसे यहाँ पर चेंज हो रहा है, तो 30% से लेकर 75% इतना एलोकेशन चेंज, 30 से नीचे नहीं गए कभी और 74 से ऊपर नहीं गए कभी, तो उतना वो रेंज में बेसिकली एलोकेशन को चेंज कर पा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे फ्रॉम एचडीएफसी 2017 से पहले प्योर इक्विटी हाइब्रिड फंड की तरह ही चलता था, एग्रेसिव हाइब्रिड की तरह। उससे पहले ये इस तरह से बैलेंस एडवांटेज नहीं था, तो 2017 के बाद और फिर ये उसके बाद भी वो एग्रेसिव हाइब्रिड की तरह ही काफ़ी टाइम चला। फिर वो थोड़ा सा उन्होंने एलोकेशन जो है, अगर आप देखेंगे 80-85% एलोकेशन रहते थे। फिर शायद प्रशांत सर के मतलब जब एंड ऑफ द उनके टर्म में फिर उन्होंने ये एलोकेशन थोड़े से मैनेज करने शुरू किए, फिर 57 तक ले गए, 49 तक ले गए जून 2024 तक, एंड नाउ दे आर अगेन बैक टू 66, राइट। तो इनका हिस्ट्री ऑफ दिस मैनेजमेंट इज लाइक 4-5 ईयर्स ओनली। उससे पहले तो ये एग्रेसिव हाइब्रिड की तरह एक, उसमें भी हाई रिस्क एग्रेसिव हाइब्रिड 80% प्लस था, राइट, इक्विटी, ठीक है। तो बट नाउ दे आर डूइंग दिस, तो दे आर यूजिंग इट लाइक अ प्योर बैलेंस एडवांटेज। तो ये जा रहे हैं 50 तक, ठीक है, वो हमने भी देखा लास्ट 3 साल में। तो ये जा रहे हैं 50 तक, राइट, 49-50 पे भी गए हैं और अब ये फिर से वापस 66 पे चले गए। तो इनको अभी एग्रेसिव ठीक लग रहा है, बट दे आर ओवरऑल मोर एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट फिलोसफी एज कंपेयर टू आईसीआईसीआई बिगर अभी तक। अगेन दे मे चेंज इट इवन मोर, बट अभी तक क्लियरली आईसीआईसीआई एज ए बिगर मतलब बैंडविड्थ दिख रही है कि 30 से 75 तक जा रहा है वो ना। तो वो ज़्यादा चेंजेस कर रहा है, वो ज़्यादा उसको एक प्योर बैलेंस एडवांटेज का जो एक्सपेक्टेशन है उससे तरह यूज़ कर रहा है। दीज गाइज स्टिल अभी तो ये रेंज दिख रहा है कि 50 से 70 के बीच में का रेंज इनका दिख रहा है। तो दैट इज अ स्मॉलर रेंज दे आर ऑपरेटिंग इन, तो दे आर मोर एग्रेसिव इन दैट टर्म, राइट। तो 50 से नीचे नहीं लेके गए हैं अभी तक इक्विटी, एंड लेट्स सी आगे कैसा होता है, राइट। तो दे में चेंज, बट उससे पहले तो एज अ सेट कि दिस इज लाइक 4-5 ईयर्स का हिस्ट्री है यहाँ पर मोटा मोटा एज ए बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी। उससे पहले ये एग्रेसिव हाइब्रिड फंड थे। ट्रेलिंग रिटर्न्स अगर हम देखें, राइट, तो बिकॉज एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड typically has been more aggressive on equity side and equity has done well at least in last 4-5 years, तो बहुत अच्छा किया है, राइट। तो दैट इज वाई क्या रहेगा कि इनका परफॉर्मेंस हम जब 3-5-7 साल का देखेंगे तो वो अच्छा लग रहा है। 1 साल में इक्विटी ने इतना अच्छा नहीं किया है, तो आईसीआईसीआई प्रू का बेटर एलोकेशन मतलब रिटर्न्स लग रहे हैं, राइट। तब इनके आसपास है कैटेगरी एवरेज के। एक अभी हम YTD देखेंगे, राइट, 5 मार्च तक के, तो तब भी आईसीआईसीआई कम गिरा है, -2.1% ही गिरा है, वो -2.7% जितना कैटेगरी एवरेज उतना गिरा है, ऑफकोर्स बिकॉज स्टिल दे हैव ए हायर एलोकेशन टू प्योर इक्विटी। और जब हम 3 साल में चले जाते हैं, क्योंकि 2023-24 बहुत अच्छे ईयर्स थे, तो फिर आईजीएफसी डन एक्सेप्शनली वेल। तो फिर 3-5-7 साल जो बढ़े, फिर क्योंकि इक्विटी हैज डन ऑब्वियसली बेटर, तो जिसका भी इक्विटी एलोकेशन ज़्यादा होगा वो तो अच्छा करेगा ही, राइट। तो ट्रेलिंग रिटर्न में ये दिख रहा है। अब थोड़ा कैलेंडर मुझे लगता है कि बेटर एक वो है, तो कैलेंडर में आप देखोगे तो 2025 में आईसीआईसीआई हैज डन मच बेटर बिकॉज द इक्विटी मार्केट डिडंट डू वेरी वेल, राइट। तो उन्होंने एलोकेशन कम था, तो डेट का एलोकेशन था जो भी था, मतलब तो दे डिड वेल। एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज ने 2024 में भी बहुत अच्छा किया। 2023 तो छप्पर फाड़ के रिटर्न दिए, 32% रिटर्न दिए हैं। 2022 अगेन अमेजिंग रिटर्न, राइट। 2022 में मार्केट्स ने अच्छे रिटर्न नहीं दिए, 4.6% कैटेगरी एवरेज रिटर्न दिए, इससे 19.6 मतलब स्टॉक सिलेक्शन भी अमेजिंग था इनका 2022 में, राइट। और इसने भी 8.6% रिटर्न दिया, तो दे वर ऑल्सो वेरी गुड, बट दिस वर एक्सेप्शनल। सेम विद 2021, बट 2019 में देखेंगे तो दैट परफॉर्मेंस वॉज नॉट सो ग्रेट। बट अगेन वाई सच अमेजिंग परफॉर्मेंसेज इन 2021, 22, 23, थोड़ा सा प्रशांत जैन लेगेसी भी है, राइट। तो वो भी समझना है कि आपने देखा होगा एचडीएफसी फ्लेक्सी ने भी अमेजिंग, वो मैंने देखा था ना, वो भी ऐसे ही 3 साल जबरदस्त परफॉर्म किया 21, 22, 23, क्योंकि उनका जो फिलॉसफी ऑफ पीएसयू इन्वेस्टिंग एंड एवरीथिंग वर्क एक्सेप्शनली वेल इन दीज 3 ईयर्स। तो ओवरऑल वो जो स्टॉक्स थे जो उन्होंने लेगेसी में दिए, वो बहुत अमेजिंग परफॉर्मेंस करके गए 2-3 साल तक, राइट। तो अभी मुझे लग रहा है कि अभी हमें समझ आएगा धीरे धीरे कि ये 2-3 साल की लेगेसी में उनको वो बेनिफिट बहुत मिला, ठीक है। और इसकी वजह से एयूएम भी बहुत बड़ा और लोग भी आए, बट वो थोड़ा सा वहाँ पर हमें एक वो चीज़ समझनी है कि क्यों इतना अमेजिंग परफॉर्मेंस इनका 3 साल में रहा। बट नाउ वी विल हैव टू सी हाउ, बिकॉज नाउ दे आर बिहेविंग मोर लाइक अ बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी। 2021 तक तो दे वर लाइक अ
एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी, और वो भी 81-82% वाले एग्रेसिव हाइब्रिड। एग्रेसिव हाइब्रिड भी अगर आप देखोगे उसका भी कंपैरिजन कर लेंगे, अगर आपको चाहिए कि उसका भी करो तो फिर कमेंट में जरूर डाल देना। तो वो टिपिकली 65-70% रहते हैं मोस्टली एग्रेसिव हाइब्रिड की इक्विटी एलोकेशन, वो 70% के आसपास ही रखते हैं। ये 81-82 पे था, राइट। सो दे वर वेरी एग्रेसिव इन दैट वे, राइट। अब है रोलिंग रिटर्न्स देख लेते हैं, तो अगेन क्लियरली पता चलता है, देखो 3 ईयर मिनिमम 1.3 ICICI Pru, मैक्सिमम 20%, तो उनका जो रिस्क है वो कम है क्लियरली, राइट। और यहाँ -1.9 तो 30% भी दिया है 3 साल में हाई, राइट। 11.3 to 27, 10 to 11, तो ऑफकोर्स HDFC बैलेंस एडवांटेज अगर हम रूलिंग में देखेंगे, बिकॉज इट वॉज एग्रेसिव हाइब्रिड फंड बिफोर एंड नॉट अ प्योर बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी, तो ऑफकोर्स वो बेटर दिखेगा, बिकॉज मतलब ये राइट कंपैरिजन है ही नहीं एक्चुअली फ्रॉम रूलिंग परस्पेक्टिव फ्रैंकली। टॉप सेक्टर एलोकेशन देख लेते हैं, तो अगेन बैंकिंग प्राइवेट, ये फ्लेक्सी कैप में भी हमने देखा था, आई एम श्योर आपने लास्ट मंडे भी वीडियो देखी है मेरी, राइट। तो नहीं देखी तो जरूर देख लेना, वो भी बहुत अच्छी वीडियो है, मतलब बहुत डिटेल में फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का कंपैरिजन है। तो बैंक, प्राइवेट बैंक्स जो है वो सबसे ज़्यादा है एलोकेशन, दोनों का सबसे ज़्यादा एलोकेशन उसी में है। फिर आईटी में भी अच्छा खासा एलोकेशन है, राइट। फिर इनका इंजीनियरिंग गुड्स में है, और इनका ऑटो वगैरह में, ICICI इज मोर ऑटो ओरिएंटेड, तो बाकी सब एलोकेशन आप देख सकते हैं। इंटरेस्टिंगली दोनों का पोर्टफोलियो ओवरलैप भी बहुत स्ट्रॉन्ग है तो ये मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि तो मतलब दोनों फंड्स तो लेने का मतलब नहीं लग रहा है, ठीक है। तो आप देखेंगे तो 72% का पोर्टफोलियो ओवरलैप है दोनों का, ठीक है। तो ये पोर्टफोलियो ओवरलैप टूल आप फंडोमीटर में देख सकते हैं। तो 49 कॉमन स्टॉक्स हैं दोनों के, इनके पास अनकॉमन स्टॉक 90, टोटल इसके पास 144 स्टॉक्स हैं बैलेंस एडवांटेज के पास, और इनके पास 95 स्टॉक्स हैं ICICI Pru बैलेंस एडवांटेज के पास, और उसमें काफ़ी सारे कॉमन स्टॉक्स हैं। तो लार्ज कैप ओरिएंटेड ज़्यादा है, तो कॉमन भी होंगे और बड़े भी, मतलब मोस्टली, तो दैट इज़ अगेन एक्सपेक्टेड भी है कि कॉमन रहेंगे इस तरह की कैटेगरीज में। और क्या नंबर ऑफ स्टॉक्स भी बहुत सारे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो कॉमन स्टॉक्स की वजह से वो एलोकेशन आपको ज़्यादा ओवरलैप दिख जाता है। तो टॉप स्टॉक्स कौन से हैं वैसे अगर हम देखने वाली बात करें तो, और ये भी आप देखो HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड का कि क्लियरली कितना ज़बरदस्त इनके टॉप स्टॉक्स का हिस्ट्री है, राइट। आप ये 10 साल की हिस्ट्री अगेन फंडोमीटर में देख सकते हैं कि HDFC बैंक जो है वो जैन 2016 से, देखो 3 साल नहीं रहा, 4 साल उससे पहले भी ICICI बैंक तो शुरू से है, रिलायंस बीच में बेचा फिर वापस ले लिया, ठीक है। बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देखो शुरू से है, फिर भारतीय एयरटेल भी मतलब शुरू से भी बीच में 2-3 साल नहीं रहा, फिर एक्सिस बैंक शुरू से है, इन्फोसिस शुरू से है, लार्सन एंड ट्यूब्रो शुरू से है। तो मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अप्रोच है। जो आज जो टॉप 10 स्टॉक्स हैं, ये कोई मतलब सारे के सारे HDFC बैंक के अलावा सारे के सारे 5 साल से तो है ही। तो कितना इंटरेस्टिंग, कितनी लॉन्ग टर्म विजन और अप्रोच एक इन्वेस्ट फंड मैनेजर की यहाँ पर दिख रही है कि भैया लंबा लेना है फंड को, तो मतलब स्टॉक लेना है तो लंबा ही लेना है, लॉन्ग टर्म थॉट प्रोसेस क्लियरली यहाँ पर दिखती है। तो चर्न तो है कम, और ये चीज़ आपको और भी ज़्यादा दिखेगी ICICI में, राइट। तो ICICI में सबसे बड़ा TVS मोटर कंपनी, अगेन मतलब 2016 से वो स्टॉक है इनके पास। ICICI बैंक, HDFC बैंक, इन्फोसिस, रिलायंस, L&T, भारतीय एयरटेल, सारे, मारुति सुजुकी है बस 9 साल से, राइट। स्टेट बैंक, मतलब सारे टॉप जितने भी स्टॉक्स हैं ये, राइट, कितने 10 टॉप 10 स्टॉक्स सारे के सारे 9-10 साल से हैं। कितना इंटरेस्टिंग है, कितना लॉन्ग टर्म विजन है फंड मैनेजर का, और मतलब वो एक क्लैरिटी है, इक्विटी पे कॉल लेना है, अच्छे स्टॉक्स रखने हैं। तो वो एक इस तरह का अप्रोच है। देखो बहुत अलग अप्रोच हो जाता है जब हम प्योर इक्विटी फंड में डालते हैं। प्योर इक्विटी में क्या होता है कि फंड मैनेजर का अप्रोच होता है कि भाई मेरे को बेंचमार्क बीट करना है, मुझे अच्छे रिटर्न लाने हैं। यहाँ पर क्या है अप्रोच है कि इक्विटी एलोकेशन मैनेजमेंट से भी मैं रिटर्न ला सकता हूँ, राइट, रादर देन राइट स्टॉक एलोकेशन से। मतलब स्टॉक मैं अच्छे ही रखता हूँ, बट मैं राइट टाइम पे एंट्री लूँ और राइट टाइम पे एग्जिट ले लूँ, तो उससे भी मेरे को ठीक सा रिटर्न आ जाएंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपने नोट करी होगी, ठीक है। और बहुत अच्छे रिटर्न्स, लाइक हमने ट्रेलिंग रिटर्न्स देखे ना, तो बहुत अच्छे रिटर्न्स आए हुए हैं इनके, इवन तो बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी हाइब्रिड कैटेगरी है, बट रिटर्न देखो ना आप उनके रिस्क के हिसाब से। देखो मैंने जैसे बोला था रिस्क तो क्लियर कम लेता ही है ICICI। देखो इसे बीटा सिर्फ 0.7 है, राइट, और ये 1+ है, तो क्लियरली हायर रिस्क फंड है, राइट। अगर हम बीटा पर्सपेक्टिव से देखें, स्टैंडर्ड डिविएशन भी क्लियरली उनका कैटेगरी एवरेज से भी ज़्यादा है, और ये कैटेगरी एवरेज से कम है। अल्फा दोनों अच्छा खासा जनरेट कर रहे हैं, बहुत अच्छे फंड है दोनों, राइट। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो भी दोनों का क्लियरली लॉन्ग टर्म अप्रोच देखो 19-28%, बहुत कम पोर्टफोलियो टर्नओवर जो है वो ज़्यादा नहीं है, राइट। और टॉप 5 कंसंट्रेशन वगैरह, मतलब वो अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन। दोनों का अप्रोच तो क्लियरली यही है कि भाई लॉन्ग टर्म लेना है, इक्विटी
के एलोकेशन से ही वो हमें अल्फा क्रिएट करना है। तो अल्फा क्रिएट दोनों ने किया है, बीच में थोड़ा खराब समय रहा। अगर हम HDFC बैलेंस एडवांटेज देखें तो जैसे मैंने बोला था कि प्रशांत सर का समय थोड़ा 3-4 साल खराब रहा, प्रशांत जैन जी का, जब उन्होंने ये सब PSUs वगैरह देखे और वो नहीं चले थे। तो ये वही समय है जब अल्फा क्रिएट नहीं हुआ, और उसके बाद जब क्रिएट किया तो देखो 15 तक चला गया अल्फा, राइट। यहाँ पर मैक्सिमम अल्फा गया 8 तक, राइट। तो वो एक मोर कंसिस्टेंसी है कि यहाँ तो बुरा, बहुत बुरा नहीं किया, यहाँ पर बहुत बुरा भी किया है तो बहुत अच्छा भी किया, ठीक है। तो वो क्लियर साइकिल आपको रिकवरी दिख रही है। बट यहाँ पर ऐसा है कि वो नहीं किया। बट अगेन फंड मैनेजर हैज़ चेंज नाउ, अप्रोच इज क्लियरली चेंजिंग नाउ। पहले ये एग्रेसिव हाइब्रिड फंड था, अगेन बार बार बता रहा हूँ मैं, अब जो है ये थोड़ा बैलेंस एडवांटेज की तरह काम कर रहा है। दो नैरो है, 20% की ही अभी तक बैंड दिखा है, यहाँ पर 50% का बैंड है, ऑलमोस्ट 30 से 70 लाइक 40-45% का बैंड है। तो ये ज़्यादा उस तरह से मैनेज करता है ICICI, मोर प्योर बैलेंस एडवांटेज फंड है। बीटा भी क्लियरली जैसे मैंने बोला ज़्यादा है, मतलब एक टाइम पे ऐसा था कि 2-2 का बीटा था, मतलब ज़बरदस्त रिस्क, हायर रिस्क एज कम्पेयर टू द कैटेगरी, बिकॉज प्योर एग्रेसिव 82% इक्विटी, तो मतलब वो तो ऐसा ही है ना। बट ये जो है ये टिपिकली आपने देखेंगे बीटा जो है अभी तो 0.7 है, बट रहा है 2020-21 में उनका बीटा 1 भी क्रॉस हुआ है, राइट टिपिकली। लेकिन या तो कैटेगरी एवरेज के आसपास रहता है या कम रहता है, ठीक है। ओवरऑल रिस्क ये जो लेते हैं, सेम विद स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वी कैन सी। सो दीज आर द थिंग्स, आई होप दैट यू क्लियरली अंडरस्टूड के डिफरेंस बिटवीन दोनों फंड। तो क्या है निष्कर्ष, राइट। तो मेन समरी क्या है, समरी ये है कि ICICI Pru बैलेंस एडवांटेज इज अ मोर प्योर प्ले बैलेंस एडवांटेज, जो लंबा चेंज करता है, थोड़ा मोर कंजर्वेटिव है। क्लियरली अभी तक जो अप्रोच रही है HDFC की, एटलीस्ट 4-5 साल की भी अप्रोच रखेंगे तो उसमें भी ये क्लियरली लगता है कि HDFC इज अ मोर एग्रेसिव बैलेंस एडवांटेज, जिसमें 50% से नीचे कभी इक्विटी गया नहीं है, यहाँ पर 30 तक भी गया है। तो वो एक डिफरेंस हमें यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसीलिए इस थॉट से ही आपको समझना है कि अगर आपको एक मोर प्योर बैलेंस एडवांटेज फंड है तो ICICI जाओ। आपको एक एग्रेसिव बैलेंस एडवांटेज फंड चाहिए जिसमें प्ले, मतलब HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड इज, मेरे को लगता है कि मोर नियरर टू एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी, ठीक है। बैलेंस एडवांटेज अगर आपको कैटेगरी चाहिए, जो आपका व्यू रहता है, टिपिकली क्यों लेते हैं लोग कि इससे कि रिस्क मेरा रिड्यूस हो जाए, 3-4 साल का गोल है मेरा सपोज, तो मतलब फंड मैनेजर टेक्स अ राइट कॉल एंड देन मतलब मेरा रिस्क कम कर दे, वो अगर मार्केट बहुत हॉट हो गई है तो वो इक्विटी कम कर दे, टिपिकली वही आपका अप्रोच रहेगा ना। तो वो प्योर प्ले बैलेंस एडवांटेज है और हमेशा से रहा है। HDFC इज लिटिल न्यू बी इन इट, मतलब एटलीस्ट अप्रोच वाइज, तो एंड मोर एग्रेसिव टिल नाउ, इट हैज़ ऑलवेज बीन मोर एग्रेसिव एंड इट इज स्टिल वेरी मोर एग्रेसिव एज कम्पेयर टू ICICI एटलीस्ट, ठीक है। तो अभी तो आज अगर बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी में इन दोनों में लेना है तो मैं जो थॉट लेता है बैलेंस एडवांटेज, अगेन जैसे मैंने बोला 3 to 5 ईयर्स का एक होराइजन का थॉट फॉर ए मॉडरेट इन्वेस्टर, तो वो उसको ICICI पे ज़्यादा टिल्ट करना चाहिए क्योंकि वो लोअर रिस्क एंड मोर प्योर बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी फंड है, ठीक है। दैट इज ऑल गाइज, आई होप दैट आपको वीडियो अच्छा लगा। इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन ऑन दिस एंड आपको इस तरह के और वीडियोस, डिटेल वीडियोस बनवाने हैं किसी कैटेगरीज पे, किसी फंड्स पे रिव्यू वगैरह, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर देखिए। फंडोमीटर टूल में मोस्टली डेटा सारा मिलता है, तो वो ज़रूर आप चेक करें हमारे वेबसाइट पर। हैव अ ग्रेट टाइम है दोस्तों, जय हिंद।